सर्वप्रथम माँ वीणा पाणी को प्रणाम करते हुए इस सुरुचिपूर्ण महाविद्यालय में इतने सुंदर प्राकृतिक वातावरण में स्थित इस परिवेश में आमंत्रित करने के लिए मैं सर्वप्रथम इस महाविद्यालय के आचार्य डॉक्टर लोकेश्वर शर्मा जी का आभारी हूँ कि जिन्होंने हम लोगों को शिमला के उच्च अध्ययन संस्थान से आमंत्रित किया, हम लोगों को याद किया। इस सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश कुमार जी, यहाँ की यशस्वी प्राचार्य महोदया, यहाँ इस महाविद्यालय के और समीपस्थ महाविद्यालय के सम्मानित आचार्यगण और स्नेहिल विद्यार्थीगण, मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूँ और इसलिए आप संस्कृत वाले लोगों के बीच में जिन लोगों को अपनी सूत्र और शास्त्र परंपरा की साधना करने का अभ्यास होता है, मैं थोड़ा सा अपने आप को अलग थलग और असहज भी पाता हूँ। जो विषय आप लोगों की इस संगोष्ठी के लिए रखा गया है कि भारतीय दर्शन परंपरा में विदुषियों का योगदान, निश्चित रूप से या आप अगर संस्कृत के विद्यार्थी हैं और संस्कृत वाङ्मय की परंपरा के अगर आप अवगाहक हैं तो यह विषय आप लोगों के लिए ज़्यादा समीचीन और स्वाभाविक होगा। मेरे लिए थोड़ा सा इस विषय में प्रवेश करना उतना आसान नहीं है, लेकिन मैं भी राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूँ और हम लोगों को ऐसी जटिल परिस्थितियों में रास्ता निकालने का अनुभव होता है और इसलिए मैं बहुत सूत्रवत तरीके से अपनी कुछ बातें आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा। 4-5 बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। पहला तो ये कि इस समय पूरे देश में भारतीय शास्त्र परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा, स्वदेशी और इतिहास की भारतीय अवधारणा, काल की भारतीय अवधारणा, राष्ट्र का सम्यक स्वरूप, शिक्षा की भारतीय दृष्टि, शोध का भारतीय संदर्भ, इस प्रकार के विषय आप देख रहे होंगे लगभग 1 दशक से हमारे अकादमिक वातावरण को आच्छादित किए हुए हैं। लेकिन ये जो विषय इस समय अकादमिक वातावरण में हमको दिखाई दे रहे हैं, इन विषयों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उस परिवेश को भी हमको नहीं भूलना चाहिए जिस परिवेश में हम इन शाश्वत महत्व के विषयों पर विचार करने निकले हैं। क्योंकि जब हमें अपने परिवेश का बोध नहीं होता तो बहुत अच्छे और सार्थक विषय भी अपनी प्रभावशीलता और अपनी उपादेयता खो देते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं आपके सामने उस परिवेश को संक्षेप में चित्रित करने की कोशिश करूंगा जिस परिवेश में हम लोग इन विषयों का अवगाहन करने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। उसके बाद मैं आपके सामने ये भी बताने की चेष्टा करूंगा कि क्यों ऐसा लगता है कि इन विषयों का हम विवेचन तो करना चाहते हैं, इनको समझना भी चाहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि इन विषयों को आगे बढ़ाने में हमारे सामने बहुत सारी बाधाएं खड़ी हैं और बहुत सारी चुनौतियां खड़ी हैं। उसके क्या कारण हैं? तीसरी बात मैं आपके सामने जो रखना चाहूंगा वो ये है कि जिसे हम भारतीय शास्त्र परंपरा कह रहे हैं या दर्शन परंपरा कह रहे हैं या ज्ञान परंपरा कह रहे हैं, उसके आधारभूत लक्षण क्या हैं? क्योंकि जब तक उसके आधारभूत लक्षणों को आप एक सांगोपांग कैनवस पर या फलक पर आप नहीं समझते हैं, तब तक उससे संबंधित विषयों की भी सार्थकता या उनकी उपादेयता हम लोग ठीक प्रकार से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए भारतीय शास्त्र परंपरा या ज्ञान परंपरा या दर्शन परंपरा के मुख्य अभिलक्षण क्या है उसकी तरफ भी मैं संकेत करने की चेष्टा करूंगा। और अंत में जो विदुषी का प्रश्न है कि विदुषियों का क्या योगदान रहा, इस प्रश्न को भी मैं संक्षेप में स्पर्श करने की चेष्टा करूंगा। सबसे पहले जिस परिवेश में हम लोग इस प्रकार के विषय पर विचार कर रहे हैं उसकी गंभीरता को हम लोगों को समझ लेना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हमको अपनी पोजीशन लेनी है। हम किसी विषय पर विचार कर रहे हैं, किसी विद्या विमर्श में हम सहभागी बन रहे हैं, तो हमें पहले अपनी स्थिति को
ठीक तरीके से परिभाषित कर लेना चाहिए, अपनी पोजीशन को हमको ठीक तरीके से डिफाइन कर लेना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं और किस किस प्रकार की चुनौतियां हमारे चतुर्दिक व्याप्त हैं। देखिए, एक बात तो यह है कि आप संस्कृत के लोग हैं और पूरे देश में मेरा ऐसा अनुभव रहा है, और आप लोगों को इस बात को आलोचना और प्रत्यालोचना की दृष्टि से नहीं बल्कि संवेदनशीलता की दृष्टि से ग्रहण करना चाहिए कि संस्कृत के लोग अपनी शास्त्रीय परंपरा में निष्णात होने के उपरांत भी, संस्कृत की शास्त्र परंपरा के जो विभिन्न अंग उपांग हैं उनमें विशेषज्ञता रखने के उपरांत भी जिस प्रकार की अकादमिक चुनौतियां इस समय हमको चतुर्दिक घेरे हुए हैं उनसे जाने अनजाने अनभिज्ञ रहते हैं। और इस कारण जो हमारी अपनी शास्त्रीय परंपरा है उसके जो अंग उपांग हैं, जो न्याय दर्शन वैशेषिक वेदांत सांख्य इत्यादि आप लोग पढ़ते हैं, उनकी क्या उपादेयता है और उनकी क्या सार्थकता आज के समय में है, उसको हम ठीक से डिफाइन नहीं कर पाते या उसकी ठीक से उपादेयता को स्थापित नहीं कर पाते। तो वो चुनौतियां क्या हैं उनको हमको समझने की आवश्यकता है। और वो चुनौतियां भारतवर्ष के इतिहास में, बल्कि आप ये कहिए कि सभ्यता के इतिहास में इस समय सबसे घनघोर रूप में व्याप्त हैं। इतनी विकट चुनौतियां हमारे सामने विद्या के क्षेत्र में कभी व्याप्त नहीं रही, इसलिए उन चुनौतियों को समझना बहुत आवश्यक है। दूसरा, जैसा हमने आपसे कहा कि पिछले एक दशक से इस प्रकार के विषय, वो चाहे दर्शन परंपरा का प्रश्न हो, शास्त्र परंपरा का प्रश्न हो, स्वदेश या स्वराष्ट्र का प्रश्न हो, इतिहास बोध या काल बोध का प्रश्न हो, इन सभी को आप एक प्रश्न भी मान सकते हैं और इनको आप अलग अलग नाम भी दे सकते हैं। वस्तुतः जो इनकी अंडरलाइंग मीनिंग है, जो इनका निहितार्थ है, वो एक ही प्रकार का है। तो ये इस प्रकार के प्रश्न एकदम से कैसे उपस्थित हो गए, इसके रहस्य को भी हमको समझ करके चलना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस प्रकार के विषय हमारे सम्मुख आ रहे हैं वो हमारे लिए पेरेनियल सिग्निफिकेंस के या शाश्वत महत्व के विषय हैं। इन विषयों की महत्ता पर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं किया जा सकता। लेकिन यह भी देखिए कि जिस तरीके से यह विषय इस समय अकादमिक वायुमंडल में व्याप्त हैं, उसके पीछे कुछ दूसरे प्रकार के भी कारण हैं, कुछ हिडन मोटिव भी हैं। बहुत सारे लोग सत्ता संरचना और सत्ता संरचना के स्वरूप और अभिलक्षण को समझकर अपनी कुछ कुंठित महत्वाकांक्षाओं को साधने के लिए भी इस प्रकार के विषयों पर पूरे देश में कार्यक्रम, सभा, सोसाइटी, सेमिनार, संगोष्ठियां आयोजित कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि इस प्रकार के विषय को रख करके और उनका प्रचार प्रसार करके हम सत्ता के माध्यम से जो हमारी कुछ अपनी कुंठाएं हैं, हमारी जो कुछ अपनी अतृप्त महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको हम पूरा कर लेंगे, और बहुत कुछ वो पूरा कर भी ले जा रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों से सावधान रहते हुए हमारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि इन विषयों की शाश्वत महत्ता और उपादेयता क्या है, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, इनका शाश्वत महत्व क्या है। तो इस परिवेश को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमको किसी राजनीतिक एजेंडे या किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे के तहत इस प्रकार के प्रश्न पर विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप किसी शाश्वत महत्व के प्रश्न को किसी राजनीतिक दल विशेष के एजेंडे के साथ जोड़ते हैं तो एक प्रकार से आप उस राजनीतिक कुचक्र में आप ट्रैप हो जाते हैं, आप फंस जाते हैं। इसलिए जो विद्वत मंडल है, उस विद्वत मंडल की ये जिम्मेदारी है कि वे अपना काम अपनी पूरी निष्ठा के साथ लेकिन सत्ता निरपेक्ष तरीके से करें। ये ठीक बात है कि आज सत्ता हमारे लिए अनुकूल है और सत्ता के अनुकूल होने का हमारे विद्या विमर्श और विद्या प्रवाह पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ता है। लेकिन इस सत्ता का चरित्र आप जानते हैं, लोकतंत्र का किस प्रकार का चरित्र है, कितना वो अनिश्चित है। कल को यदि सत्ता संरचना बदल भी जाती है तो भी हमको अपने उद्देश्य पर या जो हमारा दायित्व है, जो हमारा कन्विक्शन है, उस पर हमको दृढ़ता पूर्वक अड़े रहने का आत्मविश्वास होना चाहिए। इसलिए बहुत ज्यादा सत्ता सापेक्ष होकर इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। सत्ता अगर हमारा समर्थन कर रही है, हमको कुछ अनुकूल अगर वातावरण दे रही है तो अच्छी बात है, लेकिन प्रतिकूल वातावरण में भी अपनी विद्या परंपरा की साधना को जारी रखते हुए और उसके जो अभिलक्षण हैं उनको सुरक्षित रखने का हमको यत्न करना चाहिए। मित्रों, एक छोटा सा एनेक्डोट, एक छोटी सी घटना जिसको मैं सामान्यतः इस प्रकार की सभाओं में कहता रहता हूं, आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूंगा। उससे भी आपको ये स्थिति स्पष्ट होगी कि हमारे सम्मुख जो संकट हैं, जो परिस्थितियां हैं या जो परिवेश है वो कैसा है। बौद्धों का एक ग्रंथ है मिलिंद पन्हो, और बौद्धों के इस ग्रंथ में एक चर्चा आती है जिसमें
यूनानी सेनापति मिनियांडर बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ संवाद करते हैं, और मिनियांडर ने नागसेन के साथ संवाद करते हुए ये कहा है कि भिक्षु, आप ये स्पष्ट कीजिए कि किसी भी सभ्यता और संस्कृति को बने रहने के लिए और उसे और आगे बढ़ने के लिए या समृद्ध होने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। मिनियांडर के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए नागसेन कहते हैं कि किसी भी सभ्यता और संस्कृति को बनाए रखने के लिए और उसको और अधिक समृद्ध होने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। पहली चीज यह है कि उस सभ्यता और संस्कृति की अपनी एक सुदीर्घ ज्ञान परंपरा हो। There should be an uninterrupted and long heritage of knowledge of that particular civilization and culture. उसकी एक सुदीर्घ और अक्षय ज्ञान परंपरा होनी चाहिए। दूसरा, वो कहते हैं कि उस ज्ञान परंपरा के ऊपर यदि किसी प्रकार का कोई आक्षेप होता है तो उस आक्षेप का प्रतिवाद करने के लिए समर्थ आचार्य उस परंपरा में होने चाहिए। और तीसरी बात, वो कहते हैं कि उस परंपरा से जुड़े हुए जो विद्या प्रतिष्ठान और संस्कृति प्रतिष्ठान है, जिसको आजकल हम लोग मठ और मंदिर कहते हैं, वो मठ और मंदिर हमारे सुरक्षित रहने चाहिए। ये 3 बातें नागसेन मिनियांडर को बताते हैं। हमारे पास एक सुदीर्घ ज्ञान परंपरा भी है, आप लोग इससे अच्छी तरह से वाकिफ हैं, लेकिन उस ज्ञान परंपरा के ऊपर चतुर्दिक हमले हो रहे हैं, और ये हमले इस समय विशेष रूप से 20वीं शताब्दी के बाद से बहुत तीव्र हो गए हैं। वैसे तो यदि आप इतिहास को खंगालने की कोशिश करें तो अभी जैसा पहले कहा जा रहा था कि केवल 2 प्रकार की ज्ञान दृष्टियां दुनिया में हैं, एक भारतीय ज्ञान दृष्टि और एक जिसे अब्राहमिक ज्ञान दृष्टि कहा गया वो। लेकिन थोड़ा सा यदि आप और खुले मन से और अंदर जाकर चीजों पर विचार करें तो ज्ञान विज्ञान की 2 दृष्टियां रही हैं दुनिया में, लेकिन वो अलग तरह की रही हैं। एक ज्ञान विज्ञान की जिसे हम लोग पारंपरिक दृष्टि कहते हैं समाज विज्ञानों की भाषा में, वो है, और दूसरी ज्ञान विज्ञान की आधुनिक दृष्टि जिसे हम समाज विज्ञानों की भाषा में कहते हैं, वो है। जिसे हम लोग आधुनिक कहते हैं, इस आधुनिक शब्द की कोई साहित्यिक या व्याकरणीय मीमांसा यहां करने की आवश्यकता नहीं है। समाज विज्ञानों में आधुनिकता विचार प्रवाहों के एक विशेष दौर को कहते हैं, और ये वो दौर है जहां पर ईश्वर, मनुष्य और प्रकृति की जो परंपरागत त्रिपुटी है, इस त्रिपुटी में से ईश्वर को विस्थापित कर दिया गया। ये 14वीं और 15वीं शताब्दी का यूरोपीय दर्शन है, जहां पर न्यूटन के आने के बाद से, गैलीलियो के आने के बाद से, डेकार्ट के आने के बाद से, बेकन के आने के बाद से, और उसके बाद फिर जो उनके परवर्ती विचारक डार्विन और मार्क्स रहे, इन सभी ने आप देखेंगे कि ईश्वर की सत्ता को ये जो परंपरागत व्यवस्थाओं में, सभ्यताओं में मनुष्य, ईश्वर और प्रकृति है, उसमें से विस्थापित कर दिया। ये जो ईश्वर की सत्ता को विस्थापित करना और मनुष्य को अपनी बुद्धि के ऊपर अत्यधिक विश्वास होने की व्यवस्था है, इसको समाज विज्ञानों की भाषा में आधुनिकता कहते हैं। दुनिया की हर सभ्यता को उनकी तासीर और उनकी सामर्थ्य के हिसाब से प्रतिपादक भी प्राप्त हुए हैं और प्रवर्तक भी प्राप्त हुए हैं। हमको इतनी आसानी से जो ग्रीको रोमन सिविलाइजेशन है, जो मिडवल क्रिश्चियन ट्रेडिशन है, या जो अरेबिक ट्रेडिशन है, या जो चाइनीज ट्रेडिशन है, उसको खारिज नहीं कर देना चाहिए। उनकी अपनी जितनी बौद्धिक सामर्थ्य थी और उनकी अपनी जितनी बौद्धिक अभिरुचि थी, उसके हिसाब से उनको भी प्रवर्तक प्राप्त हुए हैं और परवर्ती आचार्य प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने उनकी धर्म और परंपरा को उनके अपने लोगों के सम्मुख खोलने का प्रयास किया। यूनान में अगर आप देखना चाहें तो आप हेराक्लाइटस, पार्मेनाइडिस, सोक्रेटिस और प्लेटो के रूप में देख सकते हैं। रोम में आप उसको सिसरो और प्लॉटिनस के रूप में देख सकते हैं। मध्यकालीन यूरोपीय परंपरा में आप उसको सेंट थॉमस एक्विनास और सेंट ऑगस्टीन के रूप में देख सकते हैं। आगे चलकर के आप मिस्टर एकहार्ट के रूप में देख सकते हैं, आप विलियम ब्लैक के रूप में देख सकते हैं, आप रोजर स्क्रूटन के रूप में देख सकते हैं, आप जी.के. चेस्टरटन के रूप में देख सकते हैं, आप ऐसे एडमंड बर्ग के रूप में देख सकते हैं। ऐसे उनके यहाँ भी बहुत सारे विचारक हुए जिन्होंने अपनी परंपरा के भाव को अपने लोगों के सम्मुख प्रकट किया। आप चीन में इस प्रकार की चीज को आप लाओ त्से के माध्यम से या कन्फ्यूशियस के माध्यम से देख सकते हैं। इवन जो अरेबिक वर्ड है, उस अरेबिक वर्ड में आप उसको दाराशिको के माध्यम से देख सकते हैं, अल फजाली के माध्यम से देख सकते हैं, अल फराबी के माध्यम से देख सकते हैं, सैयद हुसैन नस्र की दृष्टि से आप देख सकते हैं, फ्रिज ऑफ श्वान की दृष्टि से आप देख सकते हैं। तो जितनी परंपराएं रही, उन परंपराओं में अपनी तासीर
और अपनी सामर्थ्य के हिसाब से वो जो ईश्वरीय सत्ता के साथ मनुष्य के जीवन को जोड़ने और उसकी व्याख्या करने की व्यवस्था रही है, वो हमेशा विद्यमान रही है। यह आधुनिकता एक ऐसी अलग प्रकार की व्यवस्था है जिसने एक सभ्यता को नहीं बल्कि सारी व्यवस्थाओं को चुनौती दी। इसलिए हमारे सामने जो मुख्य चुनौती है वो पूर्वी और पश्चिमी परंपराओं की नहीं है। हमारे सामने मुख्य चुनौती परंपराओं की और आधुनिकता की है। आधुनिकता ने एक बड़ा ब्रेक थ्रू सभ्यताओं के इतिहास में कायम किया और उसने हर परंपरा से जो ईश्वर की या जिसे आप लोग स्पिरिचुअल या ट्रांसेंडेंटल सत्ता कहते हैं, उस स्पिरिचुअल और ट्रांसेंडेंटल सत्ता को मनुष्य की बुद्धि के बल पर विस्मृत करने की या उसको विस्थापित करने की चेष्टा की। ऐसी स्थिति में एक बिल्कुल नए प्रकार की दुनिया, एक नए प्रकार की दृष्टि का उदय होता है। उस नए प्रकार की दृष्टि में हमारा इतिहास बोध बदल जाता है, हमारा काल बोध बदल जाता है, हमारा विज्ञान बोध बदल जाता है, हमारा अर्थ बोध बदल जाता है, हमारा राजनीति बोध बदल जाता है। ये सब कुछ बदल जाता है। संस्कृत एक ऐसी भाषा है और संस्कृत का साहित्य और संस्कृत का दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो पारंपरिक विश्व व्यवस्था के अभिलक्षणों के ऊपर आधारित है। जब आपने उस पारंपरिक विश्व व्यवस्था के अभिलक्षणों को उसकी मूल आत्मा से च्युत कर दिया और आधुनिकता के नाम पर आपने जो विद्या का नया संसार रचा, तो इसमें फिर संस्कृत की और संस्कृत की शास्त्र परंपरा की कोई भूमिका नहीं रह जाती। इसलिए जो मुख्य चुनौती संस्कृत के लोगों के सामने है, जो दर्शन परंपरा या शास्त्र परंपरा के लोगों के सामने है, वो ये है कि आधुनिकता ने ये जो विसंगतियां उत्पन्न की हैं, आधुनिकता की इन विसंगतियों को ठीक प्रकार से समझा जाए। भारतीय विश्वविद्यालयों में समाज विज्ञानों में जितने विषय पढ़ाए जाते हैं, वो चाहे राजनीति शास्त्र हो, समाज शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, दर्शन शास्त्र हो, भाषा शास्त्र हो, विधि शास्त्र हो, मनोविज्ञान हो, जितने भी विषय पढ़ाए जाते हैं और शोध की जो दृष्टि व्याप्त है भारतीय विश्वविद्यालयों में, आप देखेंगे कि वो सब ये जो आधुनिक विद्या विमर्श की दृष्टि है, उस आधुनिक विद्या विमर्श की दृष्टि के द्वारा प्रभावित है। यानी कुल मिलाकर के भारतीय विश्वविद्यालयों का सारा विद्या विमर्श आधुनिक दृष्टि के द्वारा आच्छादित है। अब जब तक आप इस आधुनिकता के तिमिर को आप भेदते नहीं हैं, तब तक परंपरा के उस प्रकाश को जो हमको संस्कृत और दर्शन के माध्यम से प्राप्त होता है, कभी हम न उसको स्थापित कर पाएंगे और न कभी हम उसकी महत्ता को पहचान पाएंगे। इसलिए सबसे बड़ी चुनौती हमारे पास यह है कि जितनी ये विचारधाराएं जो समाज विज्ञानों के माध्यम से हमारे विद्या विमर्श को आच्छादित किए हुए हैं, इनकी एक बहुत गहरी इंटरनल क्रिटिक और इसकी एक बहुत गहरी आंतरिक आलोचना हम लोगों को समझनी चाहिए। जब तक हम इस विद्या विमर्श के अवयवों की आंतरिक आलोचना ठीक प्रकार से नहीं समझते, तब तक हम संस्कृत या शास्त्र या दर्शन परंपरा या जिसे हम लोग आजकल भारतीय ज्ञान परंपरा कह रहे हैं, उसको स्थापित कर ही नहीं पाएंगे। उसके लिए पहले हमको स्पेस बनाना पड़ेगा। वो बिना स्पेस बनाए उसमें उस परंपरा को हम कभी प्रवेश ही नहीं करा सकते। ये हमारे सामने बड़ी चुनौती है। आप जितनी विचारधाराएं देखिए, जो चुनौतियां हैं, चाहे वो उदारवाद की चुनौती हो, अति उदारवाद की चुनौती हो, इच्छा स्वातंत्र्यवाद की चुनौती हो, जिसे आप समाजवाद, मार्क्सवाद, नव मार्क्सवाद, नारीवाद, पर्यावरणवाद, बहुसंस्कृतिवाद, उपनिवेशवाद, उत्तर उपनिवेशवाद, आधुनिक राष्ट्रवाद, ये कितने प्रकार की चीजें चल रही हैं जो समूचे आपके विद्या विमर्श को आच्छादित किए हुए हैं। जब तक आप ठीक प्रकार से इस बात को नहीं समझते कि सारी विचारधाराएं जो भारतीय विश्वविद्यालयों के विद्या विमर्श को आच्छादित किए हुए हैं, ये मनुष्य और मनुष्य को, इस समाज को समझने की या तो आधी अधूरी या भ्रमित या विकृत दृष्टि पर आधारित है। जब तक आप इस बात को तथ्यात्मक रूप से नहीं समझते और जब तक इनके अंतर विसंगतियों को आप उजागर नहीं करते, तब तक किसी भी शास्त्रीय परंपरा या शास्त्रीय भाषा या शास्त्रीय साहित्य को स्थान देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसलिए हमने आपको पहले ही कहा कि सभ्यताओं के इतिहास में सबसे विकट चुनौती हमारे सामने खड़ी है। जो चीजें शुद्ध रूप से अज्ञान का प्रतिपादक हैं, उनको ज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया गया है और इसकी वजह से जो ज्ञान का मुख्य प्रतिपादक होनी चाहिए, वो ज्ञान के उस दायरे से बाहर कर दी गई है। इसलिए इस चुनौती को समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए इस परिवेश की मैंने आपके सामने चर्चा की। अभी कल ही परसों में हमारे किसी मित्र ने इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंसेस रिसर्च ICSSR, जो भारतवर्ष के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को रिसर्च कराने के लिए ग्रांट देने की सबसे बड़ी संस्था है,
करोड़ों रुपए की वो मेजर और माइनर प्रोजेक्ट की ग्रांट बांटती है, उसकी लिस्ट आई। मैंने बहुत ध्यान से उन सारे टॉपिक्स को पढ़ा जिन टॉपिक्स पर उन लोगों ने ग्रांट दी है। आप यकीन मानिए 5% से ज्यादा उस सारे टॉपिक्स को अगर आप काउंट कर लीजिए तो कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसका भारतीय दर्शन परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा या भारतीय संस्कृत परंपरा से कोई संबंध हो, बल्कि उसमें अधिकांश ऐसे विषय हैं जो हमारी भारतीय शास्त्र परंपरा के अवमानना पर या उनके उल्लंघन पर टिके हुए हैं। यह हाल तब है जब भारत सरकार पूरे जोर शोर से पूरे देश में भारतीय ज्ञान परंपरा की वकालत कर रही है, जबकि नई शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा के ऊपर बल देकर के सभी विषयों को भारतीय ज्ञान परंपरा के आलोक में समझने और समझाने की चेष्टा हो रही है। 50 वर्ष से अधिक पुराना यह संगठन हो गया। आप कल्पना कीजिए कि पिछले 50 साल में जब ये परिस्थितियां नहीं थी तब इस संगठन का क्या हाल रहा होगा। इससे आप अनुमान लगाइए कि भारतीय विश्वविद्यालयों का और उन विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का और उनसे पढ़ करके निकले हुए नीति निर्माताओं का जो मनोमस्तिष्क है वो कितना विकृत, कितना भ्रमित या कितना खंडित हो चुका है। इनके बीच में आपको काम करना है, ये कम चुनौती नहीं है। इसलिए अगर आप अपनी चुनौती को ठीक से नहीं समझते और शुतुरमुर्ग की तरह से यदि आप रेत में अपनी गर्दन छुपाए रहते हैं तो उससे आपकी हमारी चुनौतियां समाप्त नहीं होती। चुनौतियों को ठीक से समझने की, उनकी संगतियों विसंगतियों को पहचानने की और उनको साहसपूर्वक अकादमिक समाज के सामने रखने की आवश्यकता है। तब जाकर के हमारे लिए वो स्पेस बनेगा जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा को प्रविष्ट करा सकते हैं, उसकी स्थापना, पुनर्स्थापना कर सकते हैं। जहां तक भारतीय ज्ञान परंपरा के अभिलक्षणों का प्रश्न है, 10-5 मिनट और। दुनिया की हर परंपरा में आपको ऊपर ऊपर कुछ सादृश्यता दिखाई देगी, क्योंकि हमारा रहन सहन, हमारा तौर तरीका, जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन के साधन हैं, जो हमारे संचार के साधन हैं, उनकी वजह से बहुत कुछ एक जैसा दिखाई देता है। हमारा वस्त्र विन्यास, हमारा खान पान, हमारे टेस्ट, हमारी भाषा, हमारी लैंग्वेज, हमारा एक्सेंट, बहुत कुछ एक तरीके का होता है। लेकिन आचार्यों का यह मानना है कि प्रत्येक सभ्यता की अपनी एक आंतरिक विशेषता होती है। जो भारतीय सभ्यता है उसकी जो सर्व प्रमुख आंतरिक विशेषता है जिसके कारण वो अलग से पहचानी जाती है, वो ये है कि भारतीय सभ्यता और परंपरा एक ज्ञान मूलक सभ्यता है। हम एक इंक्वायरी बेस्ड सिविलाइजेशन है, एक जिज्ञासा मूलक सभ्यता है। और वो जिज्ञासा क्या है? वो जिज्ञासा आत्मबोध की जिज्ञासा है। को अहम, हु एम आई, दिस इज द सेंट्रल क्वेश्चन of Indian ethos, Indian civilization, Indian culture and Indian intelligentsia। ये हमारा केंद्रीय प्रश्न है। इसी को अहम के यानी आत्मबोध या आत्म साक्षात्कार के प्रश्न को व्यवस्थित रूप देने के लिए हमारे यहाँ एक बहुत विस्तृत वांग्मय परंपरा है। और वो वांग्मय परंपरा हमारे सामने हमारे धर्म के प्रश्न को, चिति के प्रश्न को, सभ्यता और संस्कृति के प्रश्न को हमारे सामने उद्घाटित करती है। भारतवर्ष में संस्कृति और सभ्यता कोई अलग चीजें नहीं है। आजकल धर्म को संस्कृति के अंदर पढ़ाया जाता है, जबकि संस्कृति वस्तुतः आज की भाषा में कहें तो धर्म का सॉफ्टवेयर है और सभ्यता जो है वो धर्म का हार्डवेयर है। सभ्यता और संस्कृति के अंदर धर्म नहीं है, बल्कि धर्म के द्वारा ये चीजें उद्भाषित होती हैं और धर्म के द्वारा ही सभ्यता और संस्कृति अनुमोदित होती है। यह खास बात है। इसके लिए हमारे यहाँ समूचा वैदिक वांग्मय है। वैदिक वांग्मय में हमारे यहाँ ब्राह्मण ग्रंथ हैं, संहिताएं हैं, हमारे यहाँ आरण्यक हैं, उपनिषद हैं। इन चीजों को जन सामान्य के सामने प्रस्तुत करने के लिए पुराणों की एक लंबी श्रृंखला है। इस प्रकार के जीवन यापन को धारण करने के लिए, जिससे हम इस वैदिक वांग्मय को जान सकें, उसके लिए हमारे अंदर सुपात्रता आ सके, हमारे यहाँ स्मृतियों की व्यवस्था है। इन सभी के अर्थ ठीक प्रकार से हम कर सकें, इसके लिए हमारे यहाँ षड दर्शन है। षड दर्शनों के अर्थ ठीक प्रकार से कर सकें, इसके लिए हमारे यहाँ षडांग हैं, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त शिक्षा इत्यादि। और इन सारी चीजों को आप देखेंगे प्रकारांतर में महाकाव्यों के माध्यम से, चाहे वो रामायण महाभारत हो, कालिदास हो, या परवर्ती जो आचार्य हैं, वो चाहे आपके अभिनव गुप्त हो, वो चाहे आनंदवर्धन हो, वो चाहे भवभूति हो, वो चाहे भारवी हो, चाहे वो भर्तृहरि हो, चाहे वो भरत मुनि हो, या 20वीं शताब्दी तक के काशी की पांडित्य परंपरा के, दक्षिण भारत की पांडित्य परंपरा के, उत्तर भारत की पांडित्य परंपरा के जो आचार्य हैं, वो इस परंपरा को धारित किए हुए हैं।
इतनी विशद वांग्मय परंपरा भारतवर्ष की है जिसके केंद्र में आत्मबोध की जिज्ञासा का समाधान करने का प्रश्न नहीं था। और इतनी बड़ी वांग्मय की राशि को धारित करने वाले समाज को बनाने के लिए भारत का विशिष्ट लक्षणों से युक्त एक समाज है। भारत का समाज कोई एग्रीगेशन ऑफ पीपुल नहीं है, कोई लोगों की भीड़ नहीं है। वो एक ऐसा समाज है जिसके कुछ खास अभिलक्षण है, जो त्रिगुण के सिद्धांत पर आधारित है, जो चातुर्वर्ण के सिद्धांत पर आधारित है, जो चतुष आश्रमों के सिद्धांत पर आधारित है, जो चतुष्पुरुषार्थों के सिद्धांत पर आधारित है और जो ऋण त्रय के सिद्धांत पर आधारित है। यह उसकी समाज व्यवस्था हुई। ऐसे समाज को पोषित करने के लिए भारतवर्ष में एक विशिष्ट प्रकार की अर्थव्यवस्था है जिसमें कला कौशल है। इसलिए भारतवर्ष में किसान जो कार्य करता है, व्यापारी जो कार्य करता है, कलाकार जो कार्य करता है, गीतकार, संगीतकार और नर्तक जो कार्य करता है, जितने भी प्रकार के कार्य करने वाले लोग हैं, उन सबकी दृष्टि एक होती है। केवल उनके कार्य की जो मॉडलिंग है, जो तरीका है, वो केवल अलग होता है। और इस पूरी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, आंतरिक उपद्रव और बाह्य आक्रमण से उसकी रक्षा करने के लिए भारतवर्ष में राजनीति विद्या है। राजनीति भारतवर्ष में कोई स्वतंत्र विद्या नहीं है, उसकी केवल इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है, उसका केवल औपकरणीय महत्व है। इसलिए एक उपकरण की दृष्टि से राजनीति इस पूरी व्यवस्था को, ऐसी अर्थव्यवस्था को, ऐसे समाज को, ऐसे वांग्मय को परिरक्षित करने का कार्य करती है। और इसीलिए यदि आप इस अर्थ में संविधान को परिभाषित करना चाहें तो जैसा गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य पूज्य स्वामी निश्चलानंद जी महाराज कहते हैं कि भारतवर्ष के लिए संविधान का वो तात्पर्य है कि जो हमारे परम पुरुषार्थ को प्राप्त कराने के लिए पर्याप्त गति और पर्याप्त वेग प्रदान कर सके, पर्याप्त सामर्थ्य प्रदान कर सके, वो भारत का संविधान होगा। तो ये एक पूरी, जिसे आप लोग भारतीय ज्ञान परंपरा कहते हैं, उस भारतीय ज्ञान परंपरा की दृष्टि है। आचार्य कौटिल्य के नीति सूत्रों में एक सूत्र है, उसको बार बार मैं अपनी सभाओं में कहता रहता हूं और उस पर विचार करने की आवश्यकता है कि कैसे इस पूरी वांग्मय परंपरा को आचार्य कौटिल्य अपने सूत्र वाक्यों में निबद्ध करते हैं। वो कहते हैं कि सुखस्य मूलम धर्म, सुख का मूल धर्म है, विलासिता नहीं है। सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्य, राज्यस्य मूलम विनय, विनयस्य मूलम इंद्रिय जय और इंद्रिय जयस्य मूलम वृद्धोपसेविनम। धर्म का मूल, सुख का मूल धर्म है, धर्म का मूल अर्थ है। जैसी अर्थव्यवस्था होगी वैसी ही आपकी धर्म बुद्धि होगी। ये ठगने वाली, ललचाने वाली, लुभाने वाली, 2 पर 3 फ्री, 4 पर 2 फ्री, ये जो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था चल रही है, हमेशा 24 घंटे आप अपने संपत्ति को बनाने और बचाने में ही लगे रहते हैं, ऐसे में धर्म बुद्धि का धीरे धीरे लोप हो जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था हो, इसकी जिम्मेदारी स्टेट की है, यह राज्य की जिम्मेदारी। अर्थस्य मूलम राज्य, यह राज्य को सुनिश्चित करना है कि अर्थव्यवस्था ऐसी हो जिसमें मनुष्य की धर्म बुद्धि जागृत हो। राजस्य मूलम विनय, यह वही राज्य कर सकता है जो उद्दंड नहीं होगा, जो विनयशील होगा। विनयस्य मूलम इंद्रिय जय, वही राज्य विनयशील होगा जिसके भाव में, जिसके केंद्र में जितेंद्रियता का तत्व विद्यमान होगा। और इंद्रिय जयस्य मूलम वृद्धोपसेविनम, ऐसा वही राज्य कर सकता है जिसको अपनी शास्त्र परंपरा, अपनी वृद्ध परंपरा, अपनी ज्ञान परंपरा के प्रति आस्था का भाव होगा, तिरस्कार का भाव नहीं होगा। इसलिए मित्रों, भारत में सेकुलर स्टेट या धर्मनिरपेक्ष राज्य जैसी कोई अवस्था बन ही नहीं सकती। किसी भी अर्थ में आप इसको परिभाषित करना चाहें, किसी भी अर्थ में भारतवर्ष एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, एक सेकुलर स्टेट हो ही नहीं सकता। कोई सेकुलरिज्म की आप पॉजिटिव या कोई इसका पॉजिटिव कॉनोटेशन आप प्रस्तुत कर ही नहीं सकते। आप चाहे जितना तोड़ मरोड़ करके आप प्रयास करें, जितनी आप बुद्धि को बुद्धि लगाने की कोशिश करें, भारत किसी भी अर्थ में एक सेकुलर स्टेट नहीं हो सकता। इसलिए ये कुछ ऐसी बड़ी चुनौतियां हैं कि यदि आप भारतीय दर्शन परंपरा पर या शास्त्र परंपरा पर यदि आप विचार कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में ये पूरा जो भारतीय फलक है वो क्लियर होना चाहिए कि हमारा मूल प्रश्न क्या है, उसके लिए हमारी शास्त्र परंपरा क्या है, उस शास्त्र परंपरा का जो विस्तार है, जो विवर्त है, वो किस प्रकार का है, उसको धारित करने वाला समाज कैसा है, उसके मुख्य विलक्षण क्या है, उसको पोषित करने वाली हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, उसके क्या लक्षण होने चाहिए, और उसको सुरक्षित करने वाला जो राज्य है, उस राज्य का चरित्र और स्वभाव कैसा होना चाहिए। ये चीज हमारे सामने होनी चाहिए। आखिरी बात जो इसमें है कि विदुषियों का क्या योगदान है, हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए
कि किसी भी परंपरा में, न केवल भारतवर्ष में बल्कि दुनिया की दूसरी परंपराओं में भी लोक और शास्त्र की एक समानांतर गति मानी गई है। हमेशा लोक शास्त्र को अभिव्यक्त करता है और शास्त्र लोक को प्रकाशित करता है। लोक से ही आलोक बना है, जो प्रकाशमान हो। शास्त्र के प्रकाश से, सत्य के प्रकाश से, न्याय के प्रकाश से जो प्रकाशित है वही लोक है। लोक का मतलब भीड़ नहीं है, क्राउड नहीं है। लोक शास्त्र धर्म और सत्य के प्रकाश से प्रकाशित जन को कहा गया है। बद्री शाह इसी बात को अपनी पुस्तक दैशिक शास्त्र में चिति और विराट के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं कि कोई भी राष्ट्र अपने जन्म के साथ जिन लक्षणों को लेकर के उत्पन्न होता है वो चिति होती है उसकी, और उस चिति की रक्षा करने के लिए वहां के लोगों में जिस प्रकार के त्याग और बलिदान का भाव विद्यमान होता है वो विराट कहा जाता है। जिस राष्ट्र का चिति और विराट जागृत होता है वही वस्तुतः जागृत राष्ट्र है, वरना और उस राष्ट्र का धीरे धीरे तिरोभाव होने लगता है और वो दूसरे की भोज्य वस्तु बने रहने के अतिरिक्त और कुछ नहीं रह जाता। इसी भाव को अलग अलग विचारकों ने अपनी अपनी शब्दावली में व्यक्त किया है। तो लोक और शास्त्र दोनों की समानांतर गति होती है। आप भारतवर्ष में देखिए, जो शास्त्र है, शास्त्र में का जो आरंभ है वो सूत्र से होता है, फिर उस पर भाष्य होते हैं, कारिकाएं होती हैं, टिप्पणियां होती हैं, टीकाएं होती हैं। हमारे यहां शास्त्र का जो विस्तार है उसका यह मार्ग है। भारतवर्ष में अनुवाद की परंपरा नहीं रही, या आप लोगों ने इसको गौर किया होगा। इसलिए यदि आपको यह लगता है कि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में या जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है, आप इसमें केवल शास्त्रों का अनुवाद करके आप भारतीय ज्ञान परंपरा की आप रक्षा कर लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। आप अपनी मूल भाषा में जब तक अपनी मूल विद्या का अवगाहन नहीं करेंगे तब तक आपकी शास्त्र परंपरा की रक्षा नहीं हो सकती। आप मेडिकल साइंस के ग्रंथों को अगर आप हिंदी में भी अनुवाद कर लें, संस्कृत में भी अनुवाद कर लें, तो वो चूंकि आपकी विद्या नहीं है, इसलिए उससे आपकी विद्या का कोई गौरव नहीं बढ़ने वाला है। आप मॉडर्न आर्किटेक्चर को या मॉडर्न इंजीनियरिंग साइंसेस को अगर आप हिंदी या संस्कृत में भी उसका अनुवाद कर लें, तो भी उससे आपकी विद्या का कोई गौरव नहीं होने वाला है। आपकी अपनी जो मूल विद्याएं हैं, वो मूल विद्याएं आपकी भाषा में उनका विवर्त हो, उनका विस्तार हो, उसी भाष्य और कारिका के माध्यम से, तब उसकी कोई सार्थकता होती है। यह शास्त्र की जो सूत्रबद्धता है, उस सूत्रबद्धता को कैसे हम जगत में विस्तृत करते हैं, उसका विवर्त करते हैं, यही लोक और शास्त्र का संबंध है। भारतवर्ष में जो स्त्रियों की भूमिका रही, मुख्य रूप से आपको बहुत सारी विदुषी स्त्रियां मिल जाएंगी जिनका भी उल्लेख हमारे साथी करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से जो भारतवर्ष में जो लोक शक्ति है, उस लोक शक्ति को धारित करने का जो विधान है वो स्त्रियों के पास है। इसलिए उनको क्षेत्र की संज्ञा दी गई है, इसलिए उनको प्रकृति की संज्ञा दी गई है। वो प्रकृति और क्षेत्र के रूप में उसी शास्त्र परंपरा को लोक में धारित करती हैं। इसीलिए भारतवर्ष में संस्कृति का जो मुख्य अधिष्ठान है वो परिवार और कुल की परंपरा है, और परिवार और कुल की परंपरा को धारित करने का जो विशेष दायित्व है वो स्त्रियों के ऊपर है। वो कोई ऐसा छोटा मोटा दायित्व नहीं है जिस छोटे मोटे दायित्व को आप किनारे कर दें और केवल आप यही समझें कि जिन्होंने वेदों का भाष्य किया या जिनके नाम से कोई किताबें प्रकाशित हुई या जो केवल शास्त्र परंपरा की रक्षा कर रही हैं लिखित रूप में, केवल उन्हीं का योगदान संस्कृत साहित्य और दर्शन की परंपरा में। और केवल स्त्रियां ही नहीं बल्कि भारतवर्ष का समूचा समाज। अभी हमारी एक मित्र मानसी जी हैं, वो मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियों पर काम कर रही हैं और उनका उद्देश्य यह है कि शंकराचार्य का जो अद्वैत वेदांत है, उस अद्वैत वेदांत के लक्षण मध्य प्रदेश की कुछ चुनिंदा जनजातियों के आचार विचार पर कैसे दृश्यमान होता है। हमने उनसे कहा कि वो केवल जनजातियों का प्रश्न नहीं है, शंकराचार्य का द्वैत वेदांत जो है समूचे भारतवर्ष के मनोभाव पर आच्छादित है। वो चाहे कॉन्शियसली हो, चाहे सबकॉन्शियसली हो, चाहे अनकॉन्शियसली हो, क्योंकि शंकराचार्य का द्वैत वेदांत केवल दर्शन नहीं है, वो फिलॉसफी ऑफ फिलॉसफीज है। शंकराचार्य कोई मात्र फिलॉसफर नहीं है, वो फिलॉसफी पर्सोनिफाइड है। वो एक प्रकार से मूर्तिमान विग्रहमान दर्शन है। तो ये चीजें हमारी जो लोक व्याप्ति है, उस लोक व्याप्ति के माध्यम से भी प्रचारित और प्रसारित होती हैं। और भारतवर्ष में स्त्रियों की जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, जिन्हें आप विदुषी कहते हैं, वो इस शास्त्र परंपरा को लोक के स्तर पर धारित करने में और उसको विस्तारित करने में। दुर्भाग्य से जिस प्रकार का नारी विमर्श भारतवर्ष में पढ़ाया और समझाया जा रहा है समाज विज्ञानों के माध्यम से,
वो आधुनिक भारत की या समकालीन भारत की स्त्रियों को उनके इस लोक दायित्व से विमुख कर रहा है, जिसे आजकल आप लोग नारीवाद कहते हैं। इस नारीवाद की तीनों धाराओं को यदि आप देखें, जो शुरुआती उदारवादी नारीवाद की धारा रही जिसमें वो केवल अपने वोटिंग राइट्स, अपने सिविल राइट्स की डिमांड करती हैं, या जो एक बीच की धारा रही जिसे आप लोग सोशलिस्ट या समाजवादी नारीवाद कहते हैं, जिसमें वो अपने काम का आर्थिक मूल्यांकन करने पर बल देती हैं। बड़ी हास्यास्पद धारा है वो, कि हम जो घर में काम करते हैं उस काम का भी आर्थिक मूल्यांकन होना चाहिए। ये आप इसको जरा इस पर विचार कीजिए कि भारतीय स्त्रियों के लिए ये कोई गौरवमयी धारणा है या बहुत ही अपमानजनक धारणा है। इसमें कैलकुलेट करने की बात है कि अगर आप घर में मान लीजिए घर की व्यवस्था के लिए भोजन बनाती हैं या बच्चों का लालन पालन करती हैं या कोई अन्य दूसरे प्रकार के कार्य करती हैं, तो उसकी इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में उसका अंकन किया जाएगा, उसका आर्थिक अंकन किया जाएगा कि आप 15,000 का काम करती हैं कि आप 20,000 का काम करती हैं। और जब आपको पता चलेगा कि हम तो 20,000 का काम करते हैं, तब आपके अंदर गर्व की अनुभूति होगी। बस इतनी बात कह करके रुक जाते हैं ये लोग। लेकिन कभी आप इस बात पर विचार कीजिए कि आप जिस काम को मानती हैं कि 20,000 का हम काम कर रहे हैं, क्या वो काम आकर के आप हमारे घर में 25,000 में कर सकती हैं? क्या ये भारतीय स्त्री की गरिमा को अंकित करने का या उसका मूल्यांकन करने का आधार है, जिसे सोशलिस्ट फेमिनिज्म ने जारी किया? और जो उसका तीसरा दौर है वो तो बहुत ही विकृत फेमिनिज्म, जिसको रेडिकल फेमिनिज्म कहा गया, जिसमें माना ही गया कि भारतीय स्त्री को तब तक नहीं मुक्त किया जा सकता जब तक परिवार और विवाह की व्यवस्था विद्यमान रहेगी। अब जाकर के यूरोप और अमेरिका की स्त्रियों का ये भाव भंगिमा टूटी है जब उनके परिवार बिखर चुके हैं और अमेरिका में 50% बच्चे परिवार की व्यवस्था के बाहर जन्म ले रहे हैं। वहां के राष्ट्रपतियों को अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए झूठी दिलासा देनी पड़ती है अपनी जनता को कि अगर हम सत्ता में आए तो परिवार व्यवस्था को हम पुनर्जीवित करने की कोशिश करेंगे। सारा का सारा यूरोप बूढ़े और लाचार लोगों का, बूढ़ों का, तलाकशुदा परिवारों का और लावारिस बच्चों का महाद्वीप बन चुका है। इन्हीं मान्यताओं के पीछे चलते हुए चीन की आज ये स्थिति है, जो दुनिया कितनी बड़ी ताकत बना हुआ है, उसकी सामाजिक दुर्दशा का यह आलम है कि चीन में पैदा होने वाले 2/3 बच्चों के पिता उन बच्चों का डीएनए टेस्ट कराते हैं। सामाजिक विश्वास इतनी बुरी तरीके से चीन में दरक चुका है। और ये जो नारीवादी विचार आए, इन नारीवादी विचारों ने जिस प्रकार का उबाल पैदा किया भारतीय विश्वविद्यालयों में और वहां से पढ़े लिखे लड़के लड़कियों में, उन्होंने भारतीय स्त्रियों के अंदर अपनी लोक विरासत को धारण करने की जो इच्छा और जिजीविषा थी, उसका बुरी तरीके से नाश किया, उसका बुरी तरीके से हनन किया। इसलिए स्त्रियों का मामला बहुत संवेदनशील है। आनंद कुमार स्वामी 1909 में अपनी किताब में लिखते हैं कि इंपेरियलिज्म अटैक्स एट द मोस्ट टेंडर पॉइंट ऑफ द सिविलाइजेशन, ऑब्वियसली ऑन द वुमेन कंटेंट ऑफ ए सिविलाइजेशन। कि जो साम्राज्यवाद है, जो पूंजीवाद है, ये किसी भी सभ्यता के सबसे कोमल बिंदु पर हमला करता है और सामान्यतः वो उसके स्त्री तत्व पर हमला करता है। वो लिखते हैं 1909 में, आज से 116 साल पहले, उनकी किताब एसेज इन नेशनल आइडियलिज्म आसानी से मिल जाती है, भारतवर्ष में मुंशी राम मनोहर लाल के द्वारा प्रकाशित हुई है। वो लिखते हैं कि नाउ आवर गर्ल्स आर ट्राइंग देयर हैंड्स ऑन पियानो, दे आर ट्राइंग टू लर्निंग ए लिटिल बिट ऑफ फ्रेंच, and now they are also becoming habitual to eat meat just to make them compatible for the emerging matrimonial market। 1909 में कि जो नया उभरता हुआ विवाह का बाजार है, उस विवाह के बाजार के अनुकूल अपने आप को बनाने के लिए हमारी लड़कियां आजकल पियानो बजा रही हैं, फ्रेंच सीख रही हैं, यानी विजातीय भाषाएं सीख रही हैं, और वो अपने भोजन में विकार उत्पन्न कर रही हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती है। इसको आप हमेशा सभ्यताई संदर्भ में देखने की कोशिश कीजिए। जो स्त्रियों की भूमिका है वो भूमिका सीमित नहीं है, उसका संदर्भ बहुत ही व्यापक है और उसको समझने के लिए एक बहुत व्यापक और बहुत खुले मन की आवश्यकता है। किसी भी समाज में जो लोक की व्याप्ति होती है, ज्ञान के विस्तार में लोक की व्याप्ति ही 99% व्याप्ति होती है, शास्त्र की व्याप्ति तो केवल 1% होती है। ऐसे साधक तो बहुत कम होते हैं, लेकिन जो उसको धारित, पोषित और विस्तारित करने की जिम्मेदारी होती है वो उसके जन सामान्य पर होती है, और मुख्य रूप से भारत में वो जिम्मेदारी जो है स्त्रियों के ऊपर रही है। इसलिए हम किस वातावरण में हैं, हमारा बौद्धिक वातावरण क्या है, क्या हमारे सामने चुनौतियां हैं, कैसे हमारे विश्वविद्यालय स्वयं हमारे लिए आज विश्वकुंभ बने हुए हैं।
हमारे एक प्रोफेसर थे, वो कहा ही करते थे कि इंडियन यूनिवर्सिटीज आर एपिसेंटर ऑफ ऑल एकेडमिक कैलेमिटीज। सारी अकादमिक आपदाओं का केंद्र हमारे विश्वविद्यालय ही बने हुए हैं, और उसी में पढ़ लिख करके हम लोगों को आगे बढ़ना है। उन्हीं में इस तरीके के डिस्कशन होते हैं, लेकिन उनके बीच से ही हमको उनकी संगतियों और विसंगतियों की पहचान करनी है। अपनी, जिसे हम लोग भारतीय दर्शन परंपरा या ज्ञान परंपरा कहते हैं, उसका सांगोपांग स्वरूप क्या है उसको समझना है, और उसको समझते हुए उसमें चाहे स्त्री की भूमिका हो, चाहे पुरुष की भूमिका हो, चाहे गांव के लोगों की भूमिका हो, चाहे शहर के लोगों की भूमिका हो, चाहे जिनको आजकल आप लोग मार्जिनलाइज सेक्शंस कहते हैं, उन मार्जिनलाइज सेक्शंस की भूमिका हो, उसको हम लोगों को देखना चाहिए। लेकिन ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक हमारी दृष्टि का परिष्कार नहीं होगा। इसलिए सबसे आवश्यक यह है कि इन प्रश्नों पर विचार करने के साथ साथ हमको बहुत खुले और शांत और संतुलित और सतर्क मन से अपनी दृष्टि का परिष्कार करने की चेष्टा करनी चाहिए। आप लोगों ने इतने धैर्य के साथ मुझे समय दिया, सुना, इसके लिए मैं आप सभी का और महाविद्यालय परिवार का अत्यंत आभारी हूं। धन्यवाद। साधुवाद।